मध्य प्रदेश में 2 चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग है। उससे पहले मध्य प्रदेश में खेला हो गया। इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद जी, आपका नवभारत टाइम्स में स्वागत है। इंदौर में सूरत जैसा खेला आप लोगों ने कर दिया। नहीं, मुझे लगता है लोकतंत्र में ये शब्द इस सारी प्रतिष्ठा को गिराने वाला है। अगर एक प्रतिपक्षी दल के उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है तो ये उनको तय करना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चीज़ें चलती रहती हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें। अगर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने फैसला लिया, पार्टी ने पहले उन्हें टिकट दी। का विषय नहीं हो सकता। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अगर नामांकन वापस लेता है, ये कांग्रेस को जवाब देना होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है बीते 3 दशकों में कि प्रहलाद पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके पक्ष में जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ में कल गए आप गए थे। नहीं, मुझे लगता है पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मिले उसे पूरी करनी चाहिए। मैं 8 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ और 9वां भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है। पार्टी इतना मौका दे रही है, शायद किसी कम गिनती के लोग होंगे देश के भीतर जिनको इतने अवसर मिले हों। ये मेरे लिए आनंद का विषय भी है कि जब आप उम्मीदवार नहीं और बाकी के लिए काम करने का आपको अवसर मिलता है। हालांकि मैं जब उम्मीदवार था तब भी मैं बाकी अपने सहयोगियों के प्रचार में जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से पार्टी का काम करना है और ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो राजगढ़ में क्या लग रहा है, दिग्विजय सिंह बीजेपी से राजगढ़ छीन ले जाएंगे? कल आप गए थे प्रचार। नहीं, दिग्विजय सिंह जी का नाम बड़ा है, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन चुनाव जीतने की कोई संभावना दिग्विजय सिंह जी की नहीं है। भाजपा जीतेगी। अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं दिग्विजय सिंह। कुछ भी करें। मैंने कहा ना कि वो बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बड़ा नाम है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव भाजपा जीतेगी। 2019 वाला प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी? क्योंकि आपकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक होती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैंने आपसे बात की थी, उस वक्त आपने कहा था कि हम 2003 वाले दौर में जाएंगे, उस परिणाम को याद रखिए। तो क्या 2019 वाले परिणाम को दोहरा पाएगी? नहीं, जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो अनुमान लगता है। अभी तो हमारा संकल्प लक्ष्य ही है 29 की 29 सीटें जीतना। और जो चैलेंज था छिंदवाड़ा का, वो तो पहले फेज में ही उसमें मतदान हो गया और मैं आश्वस्त हूँ कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा जीतने का मतलब है कि हम 100% सीटें जीतेंगे। तो ये लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का इस बार का कि 400 प्लस में अगर हमारा कुछ सहयोग है तो सहयोग ये कई सीट का हो सकता है। इसलिए हम 29 की 29 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य भी रखा है और मैं विश्वास भी करता हूं कि हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस बार 2 जो चरण हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी डाउन है। उसको लेकर कई तरह के खबरें आ रही हैं कि रिव्यू किया जाएगा। कुछ जो एमपी सरकार में जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उनके क्षेत्रों में जो कम वोटिंग हुई है उनको लेकर पार्टी कुछ फैसला कर सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें कभी करती नहीं है। पर यह सच है कि हम ये मानते हैं कि अधिकतम मतदान की तरफ लोकतंत्र बढ़े। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में विश्वास करती है। लेकिन पहले चरण में लोगों ने कहा ट्रेंड नहीं है। बालाघाट में हम पिछले लोकसभा से ज्यादा वोट पड़ा है, भले आधा % पड़ा हो। छिंदवाड़ा में 80% पड़ा है, मंडला में 72% से ज्यादा वोट पड़ा है। हाँ, दूसरे चरण में कुछ कम वोट पड़ा है, ये बात सही है। कुछ सीटों पर ऐसा हुआ है। अब उसके मैं 3 ही कारण मानता हूँ। एक तो गर्मी और दूसरा ये वैवाहिक महोत्सव का जो मुहूर्त था, इसने महिला मतदाता को मत करने से वास्तव में दूर रखा। और तीसरा कारण कांग्रेस की निष्क्रियता लगती है मुझे। अब कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वोटर को निकालने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कोई सक्रियता नहीं है, वो बूथ पर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उनके समर्थक या उनके प्रतिबद्ध मतदाता की में भी उतनी ही निष्क्रियता आई है। ये भी एक बड़ा कारण है इस मतदान के कम होने में। कहीं आपके वोटर तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सदैव सजग रहती है, तैयारी में रहती है, कोशिश करती है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूरे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है कि कांग्रेस कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे रही है। आप इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसा है और आगे चलकर बीजेपी क्या करेगी? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना था
ये देश का संविधान कहता है। लेकिन 55 साल कांग्रेस रही, उसने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। मैं इसको षड्यंत्र मानता हूं, और उसका परिणाम था कि राज्य के जो आयोग थे वो मनमर्जी करते रहे। केरल में 30% आरक्षण है, लेकिन 8% मुसलमान को दे दिया। से कर्नाटक में है 32% उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन उसमें मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। आंध्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2004, 5, 6 3 अटेम्प्ट किए हाई कोर्ट ने, और उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। कांग्रेस हमेशा से बहुसंख्यक समाज की विरोधी रही है। तुष्टीकरण का आरोप ऐसे ही नहीं लगा कांग्रेस पर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 1951 में कि नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण के आदी है। उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, और इसलिए हमारी योजना में कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन कोई पिछड़ों के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को दे, ये कांग्रेस की मानसिकता है। तो लगातार राहुल गांधी तो ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, ओबीसी के साथ 9। जो मैं कह रहा हूँ ये इतिहास की बातें हैं, मैंने नाम लिए हैं, मैंने प्रतिशत बताया है, इसका जवाब दे। अब इसलिए संविधान की सदैव अवहेलना करने वाले, उसे ना मानने वाले लोग जो कहते थे कि सारी हिंदुस्तान की संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार है, ये किसने कहा? क्या ये संविधान के अनुकूल था? भाई संविधान में तो धार्मिक आरक्षण को रोका गया था। क्या वो लोग उनको समझ में नहीं आ रहा था? आपने तो संविधान का भी अपमान किया। तो मुझे लगता है कि तुष्टीकरण में अंधी हो गई है कांग्रेस, और इसलिए अनर्गल बातें ज्यादा हो रही हैं, तथ्यात्मक बातें नहीं है। आपकी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदलने के लिए ला रहे हैं। आप 4 महीने पहले तक केंद्रीय नेतृत्व के हिस्सा थे, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है पार्टी के अंदर? मुझे लगता है ऐसी काल्पनिक बातें क्यों करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री ने कभी ऐसी बातें नहीं की। सफाई दे रहे हैं उसमें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सफाई देने के अब ऐसे ही अब सवाल आप लोग करते हो। मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं की है। हम जब संविधान परिवर्तन करते हैं तो जो हम संकल्प लेते हैं वो सार्वजनिक होता है, छुपा एजेंडा नहीं है। चाहे राम जन्मभूमि हो, धारा 370 हो, हमने कोई एजेंडा छुपाया नहीं है। इसलिए ये बातें कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही। जिनने 10 बार संविधान में परिवर्तन किया हो, जिनने आपातकाल लगाया हो, वो लोग हमको हमारी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, केंद्र के बाद आप मध्य प्रदेश में आकर काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? चूंकि अभी तक दिल्ली और पूरे देश के बारे में सोचते थे, मध्य प्रदेश को लेकर सोच रहे हैं, और कई जो साथी हैं आपसे काफ़ी जूनियर भी होंगे, तो उनसे कैसे सामंजस्य बैठा रहे? काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। जहाँ काम मिले उसे काम को करना चाहिए। आप जिंदगी भर एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। मेरे लिए आनंद की बात यह है कि मैं राज्य की राजनीति में पहली बार आया हूँ। मैंने जिस दिन मुझे टिकट मिली थी तब भी मैंने सकारात्मक कहा था कि मैं खुश हूँ। मैं बाकी का नहीं जानता, लेकिन मैं खुश हूँ। और मुझे हर समय आपको एक नया अनुभव मिलता है, आपको जमीन पर जाकर बेहतर काम करने का मौका है। हम भी कोशिश करेंगे कि एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें मैं आदर्श स्थिति पैदा कर सकूँगा। अगर मैं ये कर सका तो ये मेरे जीवन की सफलता होगी। आपसे पहले चर्चा की गई थी कि आपको मध्य प्रदेश जाना है, क्योंकि मुझे जब आपसे पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी और बात हुई थी तो एक दिन अगले ही दिन टिकट की घोषणा हुई थी और आपको आपके नाम सूची में था। उस वक्त आपने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो कोई चर्चा हुई थी या अचानक? पुराने खत पढ़ने का मजा है कि जवाब नहीं देने पड़ते। धन्यवाद, नमस्कार। एक और आखिरी, जो चुनाव को लेकर चल रहा है, तो आगे भी आप मध्य प्रदेश में ही रहेंगे कि फिर से दिल्ली? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती है कि आपको दायित्व कहाँ दिया जाना है। इसके लिए पहले से कोई मन बनाने की या राय देने की जरूरत किस पार्टी में होती नहीं। कुछ चीजों को लेकर आप बहुत मुखर रहते हैं। वो अभी भी है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। तो बिल्कुल मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है और पार्टी जो आगे हमारी भूमिका तय करेगी उसमें मैं खुश हूं और लगातार काम कर रहा हूं, नए अनुभव ले रहा हूं। अपने सहयोगी अंबिकेश्वर चतुर्वेदी के साथ मुनेश्वर कुमार, भोपाल से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए।